स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। टॉपिक है आपका बुद्धि लब्धि निर्धारित करना। इससे पहले हमने बात की थी बौद्धिक क्षमता को परीक्षण करने के लिए किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं। और आज बात करेंगे हम बुद्धि लब्धि निर्धारित करना, यानी कि आईक्यू लेवल को किस तरह से निर्धारित किया जाता है। देखिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार करना टर्मेन की ही सबसे महत्वपूर्ण देन है। बालक की शारीरिक आयु एवं मानसिक आयु के आनुपातिक स्वरूप को बुद्धि लब्धि कहते हैं। यानी कि बुद्धि लब्धि निकालने के लिए शारीरिक आयु और मानसिक आयु का ज्ञात होना आवश्यक है। साथ ही बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए मानसिक आयु में शारीरिक आयु का भाग दे देते हैं एवं दशमलव की परेशानी से बचने के लिए 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है एवं उसकी शारीरिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र देखिए, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ मानसिक आयु ऑब्लिक शारीरिक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि मानसिक आयु होनी चाहिए, शारीरिक आयु और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि बालक की बुद्धि जो थी, बालक की हमने अभी पहली स्लाइड में देखी थी कि बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष थी, ठीक है, और बालक की जो शारीरिक आयु है वो 12 वर्ष है। तो 15/12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे बालक की बुद्धि लब्धि 125 हुई। इससे पता चलता है कि बालक प्रखर बुद्धि का है। देखिए, क्योंकि जो है शारीरिक आयु से ज़्यादा उसकी मानसिक आयु है, तो अगर शारीरिक आयु से ज़्यादा बच्चे की मानसिक आयु होती है तो उसका अगर हम बुद्धि लब्धि निकालते हैं तो वो ज़्यादा बच्चा तीव्र बुद्धि का माना जाता है। देन नेक्स्ट है बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, किंतु वंशानुक्रम के अतिरिक्त बुद्धि पर अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, जैसे कि सबसे पहले वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व होता है। बुद्धि बहुत कुछ एक वंशानुक्रम योग्यता भी होती है। जैसे कि अध्ययनों से भी यह पुष्टि हुई है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान तथा मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे कम बुद्धिमान के होते हैं। और जुड़वा बच्चों के अध्ययन से पता चला है कि जुड़वा बच्चों में बुद्धि का सहसंबंध 9 होता है, जबकि सगे भाइयों में केवल 5 और असंबंधित बालकों में बिल्कुल नहीं होता है। तो कभी कभी बुद्धिमान माता पिता के बच्चे नीच बुद्धि के भी होते हैं। ये क्यों होता है? ये या तो जन्म के समय कोई दोष आने पर, वंशानुक्रम में कोई दोष आने पर हो सकता है, या फिर कोई अन्य दुर्घटना होने के कारण भी कभी कभी बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी नीच बुद्धि के हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है ग्राम तथा नगर का वातावरण। हम देखते हैं कि गांवों की अपेक्षा नगरों में जन्म लेने वाले बालकों की अपनी जन्मजात योग्यताओं को विकसित करने के लिए अच्छा वातावरण प्राप्त होता है। इसलिए ग्रामीण बच्चों की अपेक्षा नगरों के बच्चों की बुद्धि का परीक्षण में अधिक अंक प्राप्त होते हैं। सन 1967 में मैकनेमेर ने स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का प्रयोग किया, जिसमें जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे कि उनके अनुसार 2 वर्ष से लेकर 5.5 वर्ष की आयु में नगर के बच्चों की बुद्धि लब्धि का औसत 106.3 था तथा नगर के समीपवर्ती स्थानों के बच्चों की बुद्धि लब्धि का औसत 100.6 और ग्रामीण बच्चों की बुद्धि लब्धि 100.6। और इसी प्रकार से 15 से 18 वर्ष की आयु के 3 स्थानों के बच्चों की बुद्धि लब्धि के औसत क्रमशः 107.9, 106.9 और 95.7 था। तो इस तरह से ये एक आंकड़ा निकाला गया कि जो बच्चे शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि का औसत क्रमशः ज़्यादा होता है। तो और साथ ही नगर के वातावरण में पले हुए बच्चों की अपेक्षा उनका जो बुद्धि लब्धि होती है वो कम होती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स व्यवसाय के बारे में, कि व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय के स्तर का भी बुद्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई किस तरह के व्यवसाय में है
उससे भी उसकी बुद्धि बौद्धिक विकास को प्रभावित वो करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति इंजीनियर है, वकील है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कलाकार है, अकाउंटेंट है, या किसी ऊंचे पद पर आसीन सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, उच्च स्तर के व्यापारी आदि की बुद्धि लब्धि जो है वो अधिक होती है। साथ ही इस संबंध में कुलमैन परीक्षण से जो आंकड़े प्राप्त हुए थे, उनसे पता चला था कि विभिन्न स्तरों के व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों की बच्चों की बुद्धि लब्धि का औसत क्या था। जैसे कि अकुशल व्यक्ति जो होते हैं उनका बुद्धि लब्धि 96, कम कुशल वाले 104, अर्धकुशल व्यक्ति जो थे 105, लिपिकीय जो थे 108, अर्ध व्यावसायिक 112 और व्यावसायिक का 116 था। तो ये बुद्धि लब्धि का औसत था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो व्यवसाय में जो कार्यरत लोग होते हैं उनका बुद्धि लब्धि का औसत क्या रहता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। देखिए शारीरिक स्वास्थ्य का वैसे तो बुद्धि के साथ प्रत्यक्ष रूप से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, किंतु फिर भी यह तो निश्चित होता है कि अस्वस्थ रोगी तथा जीर्ण शीर्ण वाले बालकों की बौद्धिक क्षमता स्वस्थ बालकों की अपेक्षा कम होती है। यानी कि जो बच्चे स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता भी ज़्यादा होती है, बुद्धि लब्धि भी ज़्यादा होती है, और जो बच्चे अस्वस्थ होते हैं, रोगी होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो कम होती है। जैसे कि थायराइड ग्रंथि के विकीर्ण हो जाने से बालक मूढ़ हो जाता है, उसी प्रकार सुजाग रोग हो जाने से बौद्धिक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। यानी कि अगर शारीरिक कोई दोष है या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो ऐसे में उसका जो प्रभाव होता है वो उसकी बौद्धिक क्षमता पर पड़ता है। साथ ही मस्तिष्क पर चोट या अन्य किसी प्रकार का आघात लग जाने के कारण भी मानसिक क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य स्तर अच्छा होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र अच्छा होता है, स्नायु प्रणाली अच्छी होती है, श्वसन प्रणाली अच्छी होता है, उचित रूप से कार्य करते हैं, तो उनकी भी बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। गर्ल्स यहाँ पर एक श्वसन प्रणाली रह गया है, मिसिंग है, तो आप रक्त परिभ्रमण प्रणाली के बाद श्वसन प्रणाली लिख लेना। द नेक्स्ट आता है गर्ल्स प्रभावित करने वाला कारक यौन विभेद। कुछ अध्ययनों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ था कि कलाकार जो नेता, प्रतिभाशाली, दार्शनिक होते हैं और अन्य प्रकार की विभूतियों में जो है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की अधिक संख्या रही है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए वास्तविकता तो यह है कि जो अगर ऐसा है, डिफरेंस है, सेक्स डिफरेंस है कि इस पुरुषों की संख्या अधिक रहती है, वो किस वजह से है कि उनको जो है सामाजिक व्यवस्थाओं में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास तथा उसका प्रयोग करने का अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक बुद्धिमान होते हैं। और इसके अतिरिक्त परीक्षणों द्वारा यह पता लगा है कि जिस प्रकार 14 वर्ष तक बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के अन्य पहलुओं का तीव्र गति से विकास बौद्धिक विकास भी तीव्र गति से होता है, इसके उपरांत यौन विभेद के आधार पर बुद्धि के विकास में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो गर्ल्स जैसे कि 14 वर्ष तक बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को में बौद्धिक विकास की जो गति होती है वो तीव्र देखी जाती है। बाकी जो आगे चलकर जो अवस्थाएं आती हैं उसमें विशेष कोई अंतर नहीं पाया जाता है बौद्धिक क्षमताओं में। केवल बाल्यावस्था के 14 वर्ष तक की अवस्था में ही ये अंतर पाया जाता है कि बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता तीव्र होती है। द नेक्स्ट है प्रजातीय विविधता। देखिए कुछ विद्वान जैसे गाल्टर ने बुद्धि के विकास पर प्रजातीय विविधता का प्रभाव भी स्पष्ट बताया है। प्रथम महायुद्ध के समय उन्होंने सैनिकों के बुद्धि क्षमता को मापने के लिए अमेरिका के कुछ परीक्षण हुए। अमेरिका में कुछ सैनिकों के परीक्षण हुए थे जिसमें पता लगा था कि अमेरिकन सैनिकों की औसत मानसिक आयु 30.1 तथा प्रजाति विविधता की जो निग्रो के जो सैनिक थे उनका जो मानसिक आयु थी वो 5.10 थी, 51.0 थी। तो किंतु प्रजाति विविधता के बाद जो बौद्धिक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव को उससे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। देखिए क्योंकि ये डिफरेंस है, मानसिक आयु में जहाँ भी डिफरेंस होगा वहाँ बुद्धि लब्धि में भी अंतर आ जाएगा। जिसकी मानसिक आयु ज़्यादा होगी अगर डिफरेंस करें तो उसकी बौद्धिक क्षमता भी अधिक मानी जाती है। तो उन्होंने ये आकलन निकाला था कि जो अमेरिका के सैनिक हैं उनका निग्रो के सैनिकों से जो बुद्धि लब्धि है उनकी वो ज़्यादा पाई गई। आयु विभिन्नता
एक आयु विभिन्नता भी है जो बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करती है, जैसे कि एक जन्मजात योग्यता होती है बुद्धि, किंतु जन्म के समय इसका विकास ना के बराबर ही होता है। जैसे जैसे आयु की वृद्धि होती है बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होने लगती है। देखिए बाल्य अवस्था, अगर आयु विभिन्नता की बात करें तो शैशवावस्था में जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है, चाहे उसमें कोई सा भी विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक हो, ठीक है, क्रियात्मक विकास हो। लेकिन बाल्यावस्था में आकर विकास की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिर किशोरावस्था में जाकर जो विकास की गति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 16 से लेकर 20 वर्ष की आयु तक बुद्धि का विकास जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, किंतु बुद्धि लब्धि सभी अवस्थाओं में प्राय समान रहती है। देखिए बात अगर हम उसकी करें कि जो विकास की गति है वो किशोरावस्था में ज़्यादा होती है, लेकिन जो बुद्धि लब्धि है, जो आईक्यू लेवल होता है, वो हर अवस्था में समान पाया जाता है। यानी कि जिसकी जो बुद्धि लब्धि है, जो जन्म से या वो वंशानुक्रम जो लेकर जन्म लिया है जो उसने, तो उसकी बुद्धि लब्धि वो उसी तरह की रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। केवल विकास की गति थोड़ी धीमी और तीव्र जरूर होती है। तो गर्ल्स आज अपने बात की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। ओके गर्ल्स, थैंक यू।